हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। थंबनेल देखकर मालिक आपको पता चल चुका है कि ये जो वीडियो होने वाली है दैट इज ऑल अबाउट इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स फॉर मई 2026 एग्जाम्स। सर, ये वीडियो किसके लिए रिलेवेंट है? ये वीडियो रिलेवेंट है जिन भी बच्चों ने जैन 2026 या उससे पहले वाले किसी अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करी थी एंड फॉर एनी रीजंस उनके एग्जाम्स ठीक नहीं गए या उन्होंने एग्जाम स्किप कर दिए एंड नाउ दे आर अपीयरिंग फॉर मई 2026 एग्जाम्स। तो ये वीडियो उनके ऊपर होने वाला है, उनके लिए बनाया जा रहा है। आपने जो भी पढ़ रखा है अगर आप उसी को रिवाइज कर लो और ये जो अमेंडमेंट है इसे आप देख लेते हो तो आप बिल्कुल अप टू डेट हो जाओगे। मई 2026 में पुराना वाला इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही लगेगा एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2025। तो आपने जो क्लासेस ली थी वो फाइनेंस एक्ट 2024 के हिसाब से थी, लेकिन आपके एग्जाम में जो एप्लीकेबल है वो फाइनेंस एक्ट 2025 एप्लीकेबल है। तो फाइनेंस एक्ट 25 की जो भी अमेंडमेंट्स है वो मैंने यहां पर कंपाइल कर ली है और इन्हें मैं आपको आज के दिन के अंदर करा दूंगा। ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, घबराना नहीं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको ये अमेंडमेंट्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा सर? आपको पीडब्ल्यू ऐप पर जाना होगा। वहां पर सीए इंटर का एक द्रोणा बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस बैच में एनरोल कर सकते हैं, एनरोल कर लीजिएगा। उसी बैच में आपको ये अमेंडमेंट के नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फ्यूचर में हम जो भी आपके साथ सेशन लेंगे फॉर मई 2026 ऑफ कोर्स, वन शॉट्स आएंगे, प्रैक्टिस सेशंस आएंगे, तो उनके नोट्स भी आपको वही द्रोणा बैच पर मिलेंगे। तो आपके लिए द्रोणा बैच एनरोल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप एनरोल कर लीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट द टीम कि वो इन नोट्स को सीए इंटर का जो टेलीग्राम चैनल है पीडब्ल्यू का वहां पर भी अपलोड करवा दिया जाए, राइट? तो वहां से आपको ये मिल जाएगा। सर, ये वीडियो किसको देखना चाहिए? जैसा मैंने बोला कि जैन 26 वाले बच्चों के लिए ये मस्ट है देखना। जिन्होंने मई 26 के लिए क्लासेस लगाई हैं वो बच्चे चाहे तो देख ले, चाहे तो ना देखें, क्योंकि उनको जो क्लास में पढ़ाया गया है वो फुल्ली अमेंडेड ही पढ़ाया गया है। उनको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाउएवर दे वांट टू रिवाइज तो वो ये वीडियो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मालिक, बिना देरी करे हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की अमेंडमेंट की, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। तो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में जिसमें मैं आपको टैक्स कैलकुलेशन वगैरह सिखाता हूं, तो वहां पर आपकी जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, यानी कि मालिक आपकी जो न्यू रिजीम है, यानी कि मालिक सेक्शन 115 बीएसी की बात हो रही है। 115 बीएसी का जो स्लैब रेट है राजा, वो यहां पर क्या किया गया है? चेंज किया गया है। आपने जो स्लैब रेट पढ़ा था वो पढ़ा था कि पहले 3 लाख तक निल, फिर 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 तक 10%, 10 से 12 तक 15% एंड सो ऑन। यहां पर स्लैब रेट को बदल दिया है। अब न्यू रिजीम के अंदर जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 4 लाख की हो गई है। तो पहले 4 लाख पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर 4 से 8 यानी कि अगले 4 लाख पे आपको 5% देना पड़ेगा। 8 से 12 यानी कि अगले 4 लाख पे 10% देना पड़ेगा। 12 से 16 यानी कि अगले 4 लाख पे 15% देना पड़ेगा। 16 से 20 आपको 20% देना पड़ेगा, यानी कि अगले 4 लाख पे 20%। 20 से 24 यानी कि अगले 4 लाख पे 25%। और बैलेंस पे आपको कितना लगेगा? 30%। यानी कि अब आपके जो स्लैब है वो 4-4 लाख के हैं। तो याद करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले 4 पे 0, अगले 4 पे 5, फिर अगले 4 पे 10, फिर अगले 4 पे 15। यहां पे 5-5% बढ़ रहा है और 30 तक जा रहा है, और यहां पे स्लैब 4-4 लाख रुपए से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा और कहीं पर कोई भी चेंज नहीं है। पर सर, हमने तो पढ़ा था या सुना था कि 12 लाख रुपए तक अब कोई टैक्स नहीं लगता है न्यू रिजीम में। आप तो कह रहे हो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख की है, तो सर बाकी कहां गया? अरे राजा बेटा, सरकार ने क्या किया था? सरकार ने न्यू रिजीम के अंदर जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 4 लाख की रखी है, लेकिन सरकार ने जो रिबेट है 87A की, रिबेट 87A की अब 12 लाख रुपए तक दे दी है। पहले ये 87A की रिबेट 7 लाख रुपए तक मिलती थी। फाइनेंस एक्ट 2024 में जो आपने पढ़ा था, ये रिबेट पहले 7 लाख तक मिलती थी। अब इस रिबेट को 7 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12 लाख कर दिया है।
सरकार कहती है कि अगर आप न्यू रिजीम लेते हो और आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी टोटल इनकम 12 लाख को एक्सीड नहीं कर रही है, 12 लाख को एक्सीड नहीं कर रही है, तो आपको रिबेट मिलेगी। कितनी रिबेट मिलेगी? 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी की रिबेट मिलेगी या फिर 60,000 रुपीज की रिबेट मिलेगी। दोनों में जो भी आपके पास क्या रहेगा मालिक, जो भी आपके पास लोअर रहेगा उसकी रिबेट मिलेगी। मतलब अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए को एक्सीड नहीं कर रही है, अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख को एक्सीड नहीं कर रही है, तो आप रिबेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब यहां पर एक चीज याद रखना, फाइनेंस एक्ट 2025 ने क्या कहा है? फाइनेंस एक्ट 2025 ने कहा है कि अगर आप न्यू रिजीम लेते हो तो न्यू रिजीम में आपकी जो रिबेट है 87A की डिफॉल्ट रिजीम के अंदर, ये आपको स्पेशल इनकम में से अलाउड नहीं होगी। मतलब स्पेशल इनकम पे जो टैक्स आएगा उसमें आपको रिबेट नहीं मिलेगी। यानी कि 87A का रिबेट जो अलाउड होगा वो उस टैक्स में से अलाउड होगा जो आप नॉर्मल इनकम पे निकालोगे। नॉर्मल इनकम का जो टैक्स है उसमें से आपको रिबेट मिलेगी। स्पेशल इनकम के टैक्स में से रिबेट आपको नहीं मिलेगी। अब मेरी बात समझो, रिबेट 87A का क्या लोचा चल रहा है? रिबेट 87A का क्या लोचा चल रहा है ये समझो। ये मैं आपको करा रहा हूं फाइनेंस एक्ट 2025 के हिसाब से, जो आपके एग्जाम में लगने वाला है। सर अगर आप ओल्ड रिजीम लेते हो, तो ओल्ड रिजीम के अंदर आपको ये रिबेट तब मिलेगी जब आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख होगी। जब आपके पास ये टोटल इनकम अप टू 5 लाख होगी तब आपको रिबेट मिलेगी। अच्छा सर, इसके बाद आपको रिबेट कितनी मिलेगी? सर आपको जो रिबेट मिलेगी वो मिलेगी 12,500 रुपए की, या फिर जो भी आपका टैक्स निकल कर आ रहा है, दोनों में जो भी लोअर है। अब ओल्ड रिजीम के अंदर आपको जो रिबेट है, ओल्ड रिजीम के अंदर आपको जो रिबेट है मालिक, वो किस में से मिलती है? वो आपको नॉर्मल इनकम से भी मिलती है, वो आपको 111A में जो इनकम आती है उसमें से भी मिलती है, 112 वाली इनकम से भी मिलती है और कैजुअल इनकम से भी मिलती है। लेकिन जो 112A वाली इनकम है उसमें से नहीं मिलती। ओल्ड रिजीम में आपको जो रिबेट है, जो टैक्स आपका नॉर्मल इनकम पे आएगा, जो टैक्स आपका नॉर्मल इनकम पे आएगा, नॉर्मल इनकम पे जो टैक्स आएगा, 111A पे जो टैक्स आएगा, 112 पे जो टैक्स आएगा, कैजुअल इनकम पे जो टैक्स आएगा, इन सब में से आपको रिबेट मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ 112A वाले टैक्स में से आपको रिबेट नहीं मिलेगी। लेकिन न्यू रिजीम के अंदर क्या कर दिया है मालिक? न्यू रिजीम के अंदर सरकार कहती है कि हम आपको रिबेट दे देंगे जब आपकी टोटल इनकम अप टू कितनी होगी? आपकी टोटल इनकम अप टू 12 लाख होगी। टोटल इनकम अप टू 12 लाख होगी, दे देंगे। रिबेट कितनी देंगे? हम आपको रिबेट देंगे या तो 60,000 रुपीज की, या फिर जितना टैक्स आ रहा है ऑन नॉर्मल इनकम। जो नॉर्मल इनकम पे टैक्स आ रहा है उसमें, इन दोनों में जो भी आपके पास लोअर है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि न्यू रिजीम के अंदर आपको जो रिबेट है वो अपने पास नॉर्मल इनकम के अलावा आपके 111A से भी नहीं मिलेगी, 112 से भी नहीं मिलेगी और कैजुअल इनकम से भी नहीं मिलेगी। सर मैं कहता हूं ना, एक एग्जांपल करा दो सर। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि सर मान लो एक एग्जांपल करा दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। आप एक एग्जांपल करा दोगे मालिक, तो बढ़िया हो जाएगा। चलो एग्जांपल देख लो। मान लो भैया आपके पास अंडर द हेड सैलरी 3 लाख रुपए की इनकम आ रही है। 3 लाख रुपए की इनकम आ रही है। आपके पास LTCG 112A मान लो जी अपने पास है 1,50,000 रुपए का।
1,50,000 रुपए का, और मान लो जी आपके पास लॉटरी इनकम है 50,000 रुपए की, लॉटरी इनकम है आपके पास 50,000 रुपए की, यानी कि आपकी टोटल इनकम कितने की है? आपकी टोटल इनकम है 5 लाख रुपए की। अब इसमें आपको ओल्ड रिजीम के हिसाब से टैक्स निकालना है, मतलब आपने डिफॉल्ट रिजीम से ऑप्ट आउट कर लिया है, ओल्ड रिजीम में आपको टैक्स निकालना है। तो टैक्स कैसे निकलेगा? सर ये आपकी नॉर्मल इनकम है, ये आपकी स्पेशल इनकम है, ये आपकी स्पेशल इनकम है। जब आप टैक्स निकालोगे ऑन नॉर्मल इनकम ऑफ 3 लाख, नॉर्मल इनकम ऑफ 3 लाख एट स्लैब रेट, आप यहां पे स्लैब रेट के हिसाब से क्या करोगे मालिक? स्लैब रेट के हिसाब से आप टैक्स निकालोगे, तो कितना आएगा टैक्स? पहले 2.5 लाख पे निल हो जाएगा और 50,000 पे 5%। इस पे स्लैब रेट से टैक्स निकालोगे तो 2500 रुपए का टैक्स आएगा। अब आप टैक्स निकालोगे ऑन लॉटरी, टैक्स निकालोगे ऑन लॉटरी। लॉटरी में आपने कितना कमाया है? लॉटरी में आपने कमाया 50,000। 50,000 का 30% 15,000। 50,000 का 30% 15,000। इसके बाद आपको टैक्स निकालना है, इसके बाद आपको टैक्स निकालना है ऑन LTCG 112A। 112A में आपने 1,50,000 कमाया है, लेकिन आपको पता है 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता। 1.5 में से 1,25 चला गया, बचे हुए पे 12.5%, तो यानी कि 25,000 पे 12.5%, 3125। 3125। तो आपका जो टैक्स बिफोर सेस आएगा, आपका जो टैक्स बिफोर सेस आएगा दैट विल बी 3125 प्लस 2500 प्लस 15,000। आपका टैक्स बिफोर सेस आएगा, या बल्कि मैं टैक्स बिफोर रिबेट बोलता हूं इसको। आपका टैक्स बिफोर रिबेट जो आएगा दैट विल बी 20,625। अब जब आप यहां पे रिबेट निकालने जाओगे, अब जब आप यहां पे रिबेट निकालने जाओगे अंडर सेक्शन 87A, तो आपको रिबेट कितनी मिलेगी? जितना आपका टैक्स है अदर देन LTCG 112A, 112A के अलावा जो टैक्स है वो यहां पर कंसीडर हो जाएगा। यानी कि 112A के अलावा आपके पास 2500 और 15,000, आपके पास 17,500 रुपए है, 17,500 रुपए है, या फिर 12,500 रुपए। इन दोनों में जो भी आपके पास क्या है? लोअर, विच मींस 12,500 रुपए की आपको यहां पे रिबेट मिल जाएगी। 20,625 में से 12,500 चला जाएगा, आपके पास 8125 आ जाएगा, और 8125 पे ही 4% लग जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा मालिक 8450। मालिक आपके पास 8450 की टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इतना टैक्स आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा जी? इतना टैक्स आपको यहां पर पे करके चलना पड़ेगा। इतना टैक्स आपको यहां पर मालिक क्या करना पड़ेगा सर? पे करके चलना पड़ेगा। अब यहीं पे अगर मैं आपसे बोलता, यहीं पे अगर मैं आपसे बोलता कि लेट से आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी, आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी 9 लाख रुपए की है, 9 लाख रुपए की है, आपके पास LTCG 112A, LTCG 112A आपके पास 1,50,000 रुपए का है, और आपके पास कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम आपके पास 50,000 रुपए की है, या 1,50 कर देता हूं, 1,50 की कैजुअल इनकम भी है, या चलो कोई बात नहीं, 1,50 की कैजुअल इनकम भी है। तो आपके पास टोटल इनकम कितने की आ रही है? आपके पास टोटल इनकम 12 लाख की आ रही है। अब यहां पे आपको डिफॉल्ट रिजीम से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो डिफॉल्ट रिजीम में 12 लाख रुपए तक आपको रिबेट मिलेगी। यहां पे भी 12 लाख है, आप रिबेट के लिए यहां पर क्या हो? एलिजिबल हो। अभी प्लीज मेरी बात को सुनिएगा, आपको टैक्स निकालना पड़ेगा ऑन नॉर्मल इनकम एट स्लैब रेट। सैलरी इनकम आपकी नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम ऑफ 9 लाख एट स्लैब रेट। इस पे आपको स्लैब रेट से अपने पास टैक्स निकालना पड़ेगा, स्लैब रेट से आपको टैक्स निकालना पड़ेगा। इस पे आपको स्लैब रेट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा सर? स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकालना पड़ेगा। बोलो जी हाँ, हाँ सर, हाँ, हाँ सर, हाँ, हाँ सर, हाँ। इसमें आपको स्लैब रेट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा सर? टैक्स यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहां पर क्या होगा सर? सर यहां पे पहले 4 लाख पे आपका टैक्स कितना आएगा? पहले 4 लाख पे निल आएगा। सर अगले 4 लाख पे कितना आएगा? अगले 4 लाख पे 5% आएगा, यानी कि 20,000 आएगा। और जो बचा हुआ 1 लाख है
उस 1 लाख पे 10% आएगा, यानी कि 10,000 आएगा। तो नॉर्मल इनकम पे आपका टैक्स कितने का आ गया? 30,000 का आ गया। अब यहां पे LTCG 112A पे टैक्स निकालोगे। 1.5 लाख रुपए कमाए हैं और 1.5 लाख में से आपके पास 1,25,000 तक टैक्स नहीं लगेगा, बचे हुए पे 12.5% का टैक्स लगेगा। 3125 जो पहले आया था वही आ जाएगा। इसके बाद लॉटरी पे अगर आप टैक्स निकालोगे तो लॉटरी आपने 1.5 लाख की कमाई है, 1.5 लाख की लॉटरी पे आपको 30% का टैक्स लगेगा, यानी कि 45,000 रुपीज का टैक्स लगेगा। 45,000 रुपीज का टैक्स लगेगा। तो यहां पर जब आप टोटल करोगे तो टोटल कितना आएगा? 30,000 प्लस 3125 प्लस 45, ये आएगा 78,125। दिस इज टैक्स बिफोर रिबेट। अब आपको रिबेट मिलेगी। अब जब आपको रिबेट मिलेगी तो रिबेट आपको कितने की मिलेगी? रिबेट आपको कितने की मिलेगी? रिबेट आपको मिलेगी जो भी आपका टैक्स आ रहा है ऑन नॉर्मल इनकम या फिर 60,000, इन दोनों में जो भी आपका लोअर है। नॉर्मल इनकम पे टैक्स कितना आ रहा है? नॉर्मल इनकम पे टैक्स 30,000 आ रहा है। नॉर्मल इनकम पे टैक्स कितना आ रहा है? 30। न्यू रिजीम में जो रिबेट मिलेगी वो सिर्फ नॉर्मल इनकम से मिलेगी, किसी भी स्पेशल इनकम से नहीं मिलेगी। तो यहां पर आपको रिबेट कितने की मिलेगी मालिक? यहां पे रिबेट आपको 30,000 की मिलेगी। 48,125, 48,125 ये आ जाएगा और इसमें 4% का सेस ऐड कर देना, 50,050। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी। चलो सर, मैंने क्वेश्चन भी करा दिया आपको। इसके बाद अगर आपकी मार्जिनली इनकम 12 लाख रुपए से इंक्रीज हुई है, अगर आपकी टोटल इनकम मार्जिनली 12 लाख रुपए से एक्सीड हुई है, देन ऐसे केस में भी आपको रिबेट अलाउ होगी। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हुई है आपकी इनकम से ज्यादा, तो ऐसे केस में आपको रिबेट मिलेगा इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम। याद करो, हमने क्लास में पढ़ा था रिबेट की मार्जिनल रिलीफ। रिबेट की मार्जिनल रिलीफ, ये रिबेट की जो मार्जिनल रिलीफ होती है ये ओल्ड रिजीम में नहीं मिलती। रिबेट की मार्जिनल रिलीफ आपको जो मिलती है ये केवल आपको किस में मिलती है? सर ये आपको केवल और केवल न्यू रिजीम में मिलती है। ये आपको केवल और केवल कहां मिलती है? न्यू रिजीम में मिलती है। एग्जाम्पल देके बताऊं? हाँ सर बिल्कुल बताओ। जैसे मान लो आपकी टोटल इनकम है, आपकी टोटल इनकम है मान लो जी 12,25,000। आपकी टोटल इनकम है 12,25,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 12,25,000 पे टैक्स निकालोगे तो पहले 4 लाख पे टैक्स कितना आएगा? पहले 4 लाख पे निल आएगा। अगले 4 लाख पे 5% के हिसाब से कितना आएगा? अगले 4 लाख पे 5% के हिसाब से 20,000 आएगा। अगले 4 लाख पे 10% के हिसाब से कितना आएगा? 40,000 आएगा। 40,000 आएगा। और जो बचे हुए 25,000 है उस 25,000 पे 15% आएगा, 3750। 3750। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा? 63,750। 63,750। अब रिबेट की मार्जिनल रिलीफ क्या कहती है? रिबेट की मार्जिनल रिलीफ कहती है कि सर अगर मैंने टोटल इनकम 12 लाख रुपए की कमाई होती तो 12 लाख पे मेरा टैक्स कितना जाता? सर 12 लाख पे आपका टैक्स जीरो जाता। अगर मैंने 12 लाख रुपए की टोटल इनकम कमाई होती, 12 लाख की टोटल इनकम कमाई होती तो मालिक मेरा टैक्स कितना जाता? जीरो जाता। मेरी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है? 12 लाख के बियॉन्ड मैंने कितना कमाया है? सर 12 लाख के बियॉन्ड आपने कमाया है 25,000 रुपए। 12 लाख के बियॉन्ड आपने कमाया है 25,000 रुपए। मतलब मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है 25,000 से, मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है 25,000 से और मेरा टैक्स इंक्रीज हो रहा है 63,750। मैं 12 लाख रुपए कमाता तो 0 रुपीस का टैक्स देता क्योंकि मुझे रिबेट मिलती। 12 लाख रुपए का टैक्स कमाता तो टैक्स जीरो कैसे आता? 12 लाख तक अगर तुम टैक्स देखोगे तो 12 लाख तक टैक्स 60,000 है और रिबेट 87A की भी यही कहती है कि 12 लाख तक अगर आप कमाते हो तो हम आपको 60 का रिबेट दे देंगे, आपकी टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगी। तो अगर मैं 12 लाख तक कमाता तो मेरा टैक्स जीरो आता। मैंने 12,25,000 कमाया तो मेरा टैक्स 63,750 आ रहा है।
मेरी इनकम कितने से इंक्रीज हुई है? 25,000 से। और मेरा टैक्स कितने से इंक्रीज हुआ है? मेरा टैक्स इंक्रीज हुआ है 63,750 से। तो सरकार कहती है घबराओ मत, घबराओ मत, हम तुमको यहां पर भी रिबेट देंगे। यहां पर आपको कितनी रिबेट मिलेगी? आपको यहां पर रिबेट मिलेगी 63,750 इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम। जितना भी टैक्स मेरी इनकम से ज्यादा है वो माइनस हो जाएगा, मतलब 38,750 यहां पे मेरे को रिबेट मिल जाएगी। 38,750 की मेरे को रिबेट मिल जाएगी। मेरा 25,000 का टैक्स आएगा। 25,000 के टैक्स पे 4% ऐड कर देना। 25,000 पे 4% ऐड कर देना, मेरी टैक्स लाइबिलिटी कितने की हो जाएगी? 26,000 की हो जाएगी। इसे बोलते हैं रिबेट का मार्जिनल रिलीफ। रिबेट का मार्जिनल रिलीफ, जैसे आप सरचार्ज के केस में मार्जिनल रिलीफ निकालते हो, बिल्कुल वैसे ही यहां पर निकलता है। पहले ये 7 लाख पे निकलता था, क्योंकि पहले रिबेट 7 लाख की मिलती थी, अब रिबेट 12 लाख की मिलती है, तो 12 लाख के ऊपर मिले। सर इसके बाद जो अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर इनकम, चैप्टर 1B, वहां पर कोई अमेंडमेंट नहीं है। फिर चैप्टर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हैं, वहां पर भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। फिर हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरीज। तो जब हम इनकम अंडर द हेड सैलरीज पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक पॉइंट पढ़ते हैं, देयर आर सर्टेन परक्यूजिट्स व्हिच आर टैक्सेबल ओनली इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। जैसे आपकी मोटर कार फैसिलिटी, गैस वाली फैसिलिटी, सर्वेंट वाली फैसिलिटी, एजुकेशन वाली फैसिलिटी, अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ परक्यूजिट्स ऐसे होते हैं जो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल होते हैं। तो जब यहां पर मैंने आपको क्लास में स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंपनी में डायरेक्टर हो तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो। अगर आपका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब 20% या उससे ज्यादा की इक्विटी है कंपनी में आपकी, तो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। या फिर आपकी मॉनेटरी सैलरी 50,000 रुपीज को एक्सीड करती है तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो। ये जो 50,000 की मॉनेटरी लिमिट थी ना, इसको सरकार ने चेंज कर अब कितना कर दिया? 4 लाख कर दिया। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन माना जाएगा? अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो माना जाएगा जिसकी मॉनेटरी सैलरी 4 लाख से ज्यादा है। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन माना जाएगा? सर अब आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो माना जाएगा जिसकी मॉनेटरी सैलरी अपने पास 4 लाख रुपए से ज्यादा की है, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। ठीक है, तो सैलरी में एक चेंज तो ये था कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की जो मॉनेटरी लिमिट थी वो यहां पर बदल गई। पहले ये 50,000 हुआ करती थी, अब 4 लाख हो गई। ठीक है, ओके। फिर हम एक मेडिकल फैसिलिटी वाला पॉइंट पढ़ा करते थे। एक मेडिकल फैसिलिटी वाला पॉइंट पढ़ा करते थे कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको मेडिकल फैसिलिटी दी है इंडिया के अंदर और आपने एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में इलाज कराया है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराया है या फिर स्पेसिफाइड डिसीज का इलाज अप्रूव्ड हॉस्पिटल में कराया है या फिर आपका या आपके फैमिली मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस लिया गया है, तो ये एग्जेम्प्ट होता है। और इसके अलावा बाकी कुछ होता है तो वो टैक्सेबल होता है। फिर इंडिया के बाहर अगर आप डिसीज्ड को लेकर जाते हो और उसके साथ एक अटेंडेंट को लेकर जाते हो, तो जो आपका स्टे अब्रॉड का खर्चा है और ट्रीटमेंट अब्रॉड का खर्चा है वो उतना एग्जेम्प्ट होगा जितना आरबीआई परमिट करेगी, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर एक आउटसाइड इंडिया जो ट्रैवल का खर्चा होता है, वहां पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता था कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम क्या 2 लाख को एक्सीड कर रही है कि नहीं कर रही है। पहले क्या हुआ करता था, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अप टू 2 लाख है, जीटीआई अप टू 2 लाख है, तो आपके ट्रैवल अब्रॉड का खर्चा एग्जेम्प्ट होता था। और जीटीआई अगर 2 लाख से ज्यादा है तो ट्रैवल अब्रॉड का खर्चा टैक्सेबल हुआ करता था। ये जीटीआई की लिमिट को यहां पर बदल दिया है। 2 लाख की जगह पर अब ये लिमिट कितनी कर दी गई है? 8 लाख कर दी गई है। तो अगर आपका जीटीआई 8 लाख रुपए को एक्सीड कर रहा है, 8 लाख को एक्सीड कर रहा है, तो आपके ट्रैवल अब्रॉड का खर्चा टैक्सेबल हो जाएगा। और जीटीआई अगर अप टू 8 लाख होगी तो ट्रैवल का खर्चा आपके लिए क्या कर दिया जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद मालिक हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस सैलरी में 2 अमेंडमेंट थी, बस लिमिट बदली है, प्रोविजंस नहीं बदले। जो आपने पढ़ रखा है पूरा डिट्टो सेम है, बस लिमिट बदल दी है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में 4 लाख की कर दी है और ट्रैवल के लिए जो 2 लाख की थी उसको बढ़ाकर 8 लाख कर दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। एचपी में कोई अमेंडमेंट नहीं है।
पीजीबीपी में कोई अमेंडमेंट नहीं है। कैपिटल गेन्स वाले चैप्टर में आप एक सेक्शन पढ़ते थे, सेक्शन 54 ईसी। सेक्शन 54 ईसी में क्या था कि आपने कोई भी लॉन्ग टर्म लैंड और बिल्डिंग बेची है और उसका कैपिटल गेन आप एग्जेम्प्ट कराना चाहते हो, तो आपको 6 महीने के अंदर पैसा क्या करना होता था, नोटिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होता था, जिनका रिडम्पशन 5 साल के बाद होगा। वहां पर हमने 4 बॉन्ड्स पढ़े थे, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरईसीएल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएफसीएल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईआरएफसीएल इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब 2 बॉन्ड और ऐड कर दिए गए हैं। एक हुडको का बॉन्ड आ गया है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, और एक आईआरडीईए इर्डिया का आ गया है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंटल एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो एक इर्डिया का बॉन्ड नोटिफाई हो गया है और एक हुडको का बॉन्ड नोटिफाई हो गया है। ये 2 बॉन्ड्स आ गए हैं, ये 2 बॉन्ड्स आ गए हैं। इसके बाद अगर मैं बात, और कोई अमेंडमेंट नहीं है कैपिटल गेन में, इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट नहीं है कैपिटल गेन में। सारे के सारे पॉइंट्स वही हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, वही हैं। सिर्फ ये 2 छोटी छोटी बातें ऐड हो गई हैं, हुडको और आईआरडीईए, ये आपके पास ऐड हो गया है किधर, आपके 54 ईसी के बॉन्ड में। इसके बाद अदर सोर्सेस के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है, क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो अभी तक अगर मैं देखूं तो आपके पास कोई खास अमेंडमेंट है ही नहीं। केवल आपका न्यू रिजीम का स्लैब रेट बदल दिया, सैलरी में 2 जगह पर मॉनेटरी लिमिट्स बदली हैं, हाउस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं, पीजीबीपी में कोई चेंज नहीं, कैपिटल गेन में माइनर सा चेंज है, ना के बराबर का चेंज है, अदर सोर्स में कोई चेंज नहीं, आपके पास क्लबिंग में कोई चेंज नहीं, सेट ऑफ में कोई चेंज नहीं। इसके बाद डिडक्शन वाले चैप्टर में एक माइनर सा चेंज आया है सेक्शन 80 सीसीडी के अंदर, एक माइनर सा चेंज आया है सेक्शन 80 सीसीडी के अंदर। देखिए 80 सीसीडी में हमने क्या पढ़ा था सर, 80 सीसीडी में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक नेशनल पेंशन स्कीम है, अटल पेंशन स्कीम भी कहते हैं इसको, नोटिफाइड पेंशन स्कीम भी कहते हैं इसको। इस नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर आपको 3 सब सेक्शंस में डिडक्शन मिलती है। एक आपको 80 सीसीडी सब सेक्शन 1 में मिलती है, एक आपको 80 सीसीडी सब सेक्शन 1B में मिलती है, और एक आपको 80 सीसीडी सब सेक्शन 2 में मिलती है। ठीक है, 80 सीसीडी 1 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, 80 सीसीडी 2 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट कहां है, अमेंडमेंट है 80 सीसीडी 1B में, 80 सीसीडी 1B में। अब मैं आपको एक चीज रिकॉल करवाना चाहता हूं, सर अपने पास जब हम 80 सीसीडी पढ़ते हैं तो 80 सीसीडी के अंदर 80 सीसीडी 1 में असेसी के ओन कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको आपकी सैलरी का 10% सैलरी में बेसिक और डीए आता है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो जीटीआई का 20% का डिडक्शन मिलता है। दिस इज द मैक्सिमम डिडक्शन, मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड और दिस लिमिट विच एवर इज लोअर उसका डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा आपको 80 सीसीडी 1B में एडिशनल डिडक्शन मिलती है अप टू ₹50,000 की, मतलब 80 सीसीडी 1 के अलावा, 80 सीसीडी 1 के अलावा आप 80 सीसीडी 1B में 50,000 तक का एडिशनल डिडक्शन ले सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले क्या होता था, पहले असेसी जब अपने एनपीएस में पैसा डालता था तो ही उसे 80 सीसीडी 1 और 80 सीसीडी 1B में डिडक्शन मिलता था। पहले असेसी जब अपने एनपीएस में, तो जैसे अगर मैं असेसी हूं तो मैं अपने एनपीएस में जब पैसा डालूंगा या मेरे एनपीएस में जब मेरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तभी मुझे डिडक्शन मिलेगा। मुझे मेरे माइनर चाइल्ड के एनपीएस में पैसा डालना अलाउड नहीं था अर्लियर। फाइनेंस एक्ट 2025 ने मेरे को परमिशन दे दी कि जसमीत आप क्या कर सकते हो, आपका एक माइनर सन है, आप उस माइनर सन के लिए एक एनपीएस अकाउंट खुलवा दो और आप उस एनपीएस अकाउंट में पैसा जमा करो, हम उसका डिडक्शन आपको अलाउ करेंगे 1B के अंदर। मतलब 80 सीसीडी 1B में मैं चाहूं तो अपने एनपीएस में पैसा डाल के डिडक्शन ले सकता हूं, मैं चाहूं तो अपने माइनर चाइल्ड के एनपीएस अकाउंट में पैसा डाल के डिडक्शन ले सकता हूं। डिडक्शन मिलेगी 50,000 ही, ये 50,000 की लिमिट को चेंज नहीं करा।
80 सीसीडी 1B में 50 मिलता है, 50 ही मिलेगा, लेकिन सर ये 50 मेरे को कहां पर इन्वेस्ट करने हैं? मुझे अपने एनपीएस में करने हैं कि मुझे मेरे माइनर चाइल्ड के एनपीएस में करने हैं? ये सरकार ने मेरे पे छोड़ दिया। सरकार कहती है आप अपने में करना चाहो तो भी ठीक है, आप माइनर में भी करना चाहो तो भी ठीक है। यानी कि 80 सीसीडी 1B में सरकार ने हमको परमिशन दे दी, 80 सीसीडी 1B में सरकार ने हमको परमिशन दे दी कि हम आपको डिडक्शन देंगे अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो एनपीएस वत्साले में। एनपीएस वत्साले में, सर ये एनपीएस वत्साले क्या है? ये माइनर का एनपीएस अकाउंट है जो उसके पेरेंट और गार्जियन चला रहे हैं, जो उसके पेरेंट और गार्जियन चला रहे हैं। तो अगर मैं अपने बेटे के एनपीएस अकाउंट में पैसा जमा करता हूं तो मैं उस पैसे का डिडक्शन 80 सीसीडी 1B में ले सकता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरा 80 सीसीडी 1B में जो मेरा एनपीएस है, जो मेरा एनपीएस है और जो मेरे माइनर का एनपीएस है, इन दोनों का मिलाकर, इन दोनों का मिलाकर जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, इन दोनों का मिलाकर जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, दैट विल बी 50,000, दैट विल बी 50,000, दैट विल बी 50,000। 80 सीसीडी 1 में जो मैं कंट्रीब्यूशन करूंगा, 80 सीसीडी 1 में जो मैं कंट्रीब्यूशन करूंगा वो मेरे अपने एनपीएस में होगा। 80 सीसीडी 1 में मैं माइनर चाइल्ड के एनपीएस में पैसे का डिडक्शन नहीं ले सकता। माइनर चाइल्ड के एनपीएस के पैसे का डिडक्शन मुझे कहां पर मिलेगा? मुझे अपने पास वो 1B में ही मिलेगा। तो सर ओन एनपीएस और माइनर का एनपीएस मिलाकर मेरे को 50,000 तक का मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है। सिमिलरली हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम एनपीएस से पैसा विड्रॉ करते हैं डेथ के टाइम पर तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, बाकी केसेस में वो 60% एग्जेम्प्ट होता है। अगर हम एनपीएस वत्साले में से पैसा निकालेंगे, मतलब माइनर चाइल्ड के एनपीएस से पैसा निकालेंगे तो क्या होगा? तो एक सेक्शन 10(12)(b)(a) करके एक सेक्शन है, यह कह रहा है कि कोई भी पेमेंट अगर रिसीव होती है पेरेंट्स को या फिर गार्जियन को ऑन द पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम द एनपीएस वत्साले, तो वो आपकी एग्जेम्प्ट होगी टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। मतलब अगर आपने माइनर के एनपीएस से पैसा निकाला तो 25% एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 75% टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर माइनर की डेथ हो जाती है, लेकिन अगर माइनर की डेथ हो जाती है, हाउएवर इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द माइनर, माइनर की डेथ हो जाती है, तो जो भी पैसा पेरेंट्स और गार्जियन को मिलेगा वो अपने पास क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब एनपीएस में अगर डेथ के टाइम पर पैसा मिलता है तो चाहे ओन एनपीएस हो चाहे वत्साले वाला एनपीएस हो, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। इसके बाद अपने वाले एनपीएस से पैसा निकालेंगे तो 60% एग्जेम्प्ट है, 40% टैक्सेबल है। एनपीएस वत्साले में से अगर पार्शियल विड्रॉल करते हैं, जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है विड्रॉल करते हैं, तो 25% एग्जेम्प्ट है और 75% आपका 25% एग्जेम्प्ट है और 75% आपका टैक्सेबल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स का चैप्टर है। सर टीडीएस के अंदर काफी सारे सेक्शंस में जो लिमिट्स थी, जो थ्रेशोल्ड थी, वो बदल दी हैं। टीडीएस के रेट्स नहीं बदले, टीडीएस के प्रोविजंस नहीं बदले, कब टीडीएस नहीं लगेगा कब लगेगा उसको नहीं बदला, बस मॉनेटरी जो लिमिट्स थी उनको बदल दिया है। जैसे सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करता है। पहले क्या होता था कि अगर 5,000 रुपए तक का इंटरेस्ट रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता था डिबेंचर्स पे, पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स पे, तो वो आपके पास एग्जेम्प्ट होता था, उस पे टीडीएस नहीं लगता था। 5,000 से ज्यादा जब मिलेगा तब लगेगा। इसको रिवाइज कर दिया। अब सरकार कहती है 10,000 की लिमिट चलेगी फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इन केस ऑफ एवरी पर्सन। तो पहले केवल डिबेंचर था और लिमिट 5,000 की थी। अब एनी सिक्योरिटी कर दी है और लिमिट भी 10,000 कर दी है। तो पहले 5,000 रुपए तक का इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आपका एग्जेम्प्ट हुआ करता था, 5,000 के ऊपर टीडीएस लगता था। अब क्या कर दिया,
10,000 रुपए तक कहा कि टीडीएस नहीं लगाएंगे, 10,000 से ऊपर जब होगा तब टीडीएस लगाएंगे। तो थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया गया। सिमिलरली सेक्शन 194 में भी डिविडेंड में भी 5,000 का थ्रेशोल्ड था कि 5,000 रुपए तक का डिविडेंड दे रहे हो तो वहां पे टीडीएस नहीं काटना है, 5,000 से ज्यादा दोगे तो काटना है। अब इस थ्रेशोल्ड को 10,000 कर दिया कि मतलब 10,000 से ज्यादा का डिविडेंड दोगे तो आपको टीडीएस काटना है। 194A में इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो हमने क्या पढ़ रखा था कि सर अगर आपके पास सीनियर सिटीजन है, उसकी कोई इंटरेस्ट है, बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, एफडी वगैरह पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वहां पर 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट है, 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, 50,000 के ऊपर कटेगा। सर इसके बाद सीनियर सिटीजन नहीं है तो लिमिट कितने की थी, 40,000 की थी कि 40,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा, 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। ये दोनों लिमिट्स को रिवाइज कर दिया। अब सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 1 लाख की कर दी है, अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट कितनी कर दी है, 50,000 कर दी है। सर बैंक के इंटरेस्ट के अलावा और कहीं से जब इंटरेस्ट आता था तो लिमिट 5,000 की थी। जैसे मान लो मैंने आपको लोन दे रखा है, आप मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट का पेमेंट अगर अप टू 5,000 है तो पहले अपना टीडीएस नहीं कटता था, 5,000 से ज्यादा होने पे टीडीएस कटता था। अब ये 5,000 की लिमिट को क्या कर दिया है, 10,000 कर दिया। तो एफडी के केसेस में सीनियर सिटीजन की लिमिट 1 लाख हो गई, अदर देन सीनियर सिटीजन की लिमिट 50,000 हो गई, और जो बाकी इंटरेस्ट है, एफडी के इंटरेस्ट के अलावा जो इंटरेस्ट है, वहां पर लिमिट कितने की कर दी, 10,000 की कर दी। सर विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, जो आपके पास कैजुअल इनकम हुआ करती थी, तो पहले देखा जाता था कि साल भर में अगर आपको 10,000 से ज्यादा की विनिंग हो रही है तो टीडीएस कटेगा। मतलब मान लो पहले आपने लॉटरी जीती 2,000 रुपए की, फिर आपने जीती 5,000 रुपए की, फिर आपने जीती मान लो 6,000 रुपए की, तो 2 + 5 + 6 आपने 13,000 की जीती। तो एग्रीगेट करके चेक करते थे कि एग्रीगेट में अगर 10,000 से ज्यादा की लॉटरी लग चुकी है तो अब आपका टीडीएस कटेगा। अब क्या कर दिया, अब सिंगल ट्रांजैक्शन देखा जाएगा, एग्रीगेट नहीं देखा जाएगा। अगर एक ट्रांजैक्शन में 10,000 रुपए से ज्यादा की विनिंग है तो टीडीएस लगेगा। मतलब अर्लियर क्या हो रहा था, एक लॉटरी आपकी 2,000 की लगी, एक लॉटरी आपकी 5,000 की लगी, एक लॉटरी आपकी 6,000 की लगी, आपका एग्रीगेट कितने का हो गया, आपका एग्रीगेट 13,000 का हो गया, तो पहले टीडीएस लग जाता था। अब कह रहा है कि सिंगल ट्रांजैक्शन देखेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी ट्रांजैक्शन में 10,000 एक्सीड नहीं कर रहा, तो यहां पर अब टीडीएस नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से हॉर्स रेस में आपके पास कोई चेंज नहीं है, ये पहले भी 10 था, आज भी 10 है। इसके बाद इंश्योरेंस कमीशन की अगर मैं बात करूं तो 194D में 15,000 की लिमिट होती थी कि अगर एजेंट को 15,000 से ज्यादा की कमीशन दे रहे हो तो टीडीएस लगेगा। अब इसको 20,000 कर दिया है। इनकम बाय वे ऑफ कमीशन ऑन लॉटरी टिकट पे अगर आप कमीशन देते थे तो भी 15,000 की लिमिट थी, इसको भी बढ़ाकर कितना कर दिया, 20,000। 194H में कोई और कमीशन थी, उसकी भी लिमिट 15,000 की थी, इसको भी बढ़ाकर कितना कर दिया, 20। मतलब 20,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा, 20,000 के बाद टीडीएस कटेगा। इसके बाद 194I, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये इस बार के एग्जाम में आएगा, 194I में जैसे आपने फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी आपने किराए पर लिया, और साल भर का रेंट अगर 2,40,000 रुपए से ज्यादा का है तो आपको टीडीएस काटना होता था। पहले अगर साल भर में 2,40,000 रुपए से ज्यादा का रेंट है तो आपको टीडीएस काटना होता था। अब इसको क्या कर दिया है, मंथली चेक करना है। अगर मंथली आपका रेंट 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का है तो ही आपको टीडीएस काटना है। मंथली अगर 50,000 रुपीज तक का आपके पास रेंट है तो आपको टीडीएस नहीं काटना। मतलब इसको कैसे कर दिया है, सेम एज सेक्शन 194IB। हम लोग एक 194IB पढ़ते थे ना कि आपने घर के लिए किराया दिया है, तो किराया अगर 50,000 से ज्यादा है तो साल के आखिरी महीने में हम टीडीएस काटते थे, याद करो। बिल्कुल वही लिमिट कर दी है, मंथली 50,000 की लिमिट चेक करनी पड़ेगी। पहले यहां पे मंथली लिमिट नहीं थी, पहले यहां पे एनुअल लिमिट थी 194I में।
कि साल भर में अगर 2,40,000 से ज्यादा का रेंट है तो टीडीएस काटना है। अब आपको साल भर का रेंट नहीं देखना है, अब आपको मंथली रेंट देखना है। मंथली रेंट अगर 50,000 से ज्यादा का है तो आपको टीडीएस काटना है। इसके बाद 194J में प्रोफेशनल फीस हो गई, टेक्निकल फीस हो गई, रॉयल्टी हो गई, या फिर आपके पास क्या हुआ करता था, आपके पास एनी सम रिफर टू इन क्लॉज 6A ऑफ सेक्शन 28। यहां पर क्या हुआ करता था सर, यहां पर क्या हुआ करता था, नॉन कंपीट फीस। यहां पर क्या हुआ करता था, नॉन कंपीट फीस, नॉन कंपीट फीस। यहां पर 30-30 हजार की लिमिट चला करती थी कि 30,000 रुपए तक की प्रोफेशनल फीस है, 30,000 रुपए तक की कंसल्टेंसी की फीस है, 30,000 रुपए तक टेक्निकल फीस है, 30,000 रुपए तक रॉयल्टी की फीस है, तो टीडीएस नहीं काटेंगे। 30,000 से जब ज्यादा होगा तो काटेंगे। अब इन 30-30 हजार की लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 50 कर दिया कि 50,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा, 50,000 से ज्यादा की पेमेंट कर रहे होगे तो टीडीएस कटेगा। इसके बाद 194K हमारे उतने काम का नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड हम पढ़ते नहीं है अपने पास इंटर लेवल पे, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। इसके बाद इनकम बाय वे ऑफ एनहेंस कंपनसेशन 194LA, अगर गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्विजिशन किया है तो पहले 2.5 लाख रुपए की लिमिट हुआ करती थी कि गवर्नमेंट का कंपनसेशन अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का है तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ये 2.5 लाख की लिमिट को कितना कर दिया, अब ये 2.5 लाख की लिमिट को बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया है। तो कॉन्सेप्ट कहीं नहीं बदला है टीडीएस के अंदर, कॉन्सेप्ट इज सेम, केवल टीडीएस की लिमिट्स को रिवाइज कर दिया गया है। देखो अभी आगे चल के ना हम डिटेल्ड में आपको वन शॉट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हम अभी तक क्या करते थे, पिछले 2-3 सालों से हम मैराथन्स लेकर आते थे, राइट, और मैराथन्स हम एकदम लास्ट में लेकर आते थे, या मैं कहूं लास्ट के महीने पे लेकर आते थे। अब इस बार से मैं थोड़ा सा प्लान चेंज कर रहा हूं। What I will do is I will provide you chapter wise one shots, chapter wise one shots। तो हम इस बार थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैराथन की जगह पर आपको चैप्टर वाइज वन शॉट्स देंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना कि आपको क्या लगता है कि मैराथन्स बेटर रहेंगे, तो हम अभी तक देते हैं कि एक लॉन्ग वीडियो दे दिया आपको 10-12 घंटे का, उसमें 5-6 चैप्टर डाल के दे दिए, 2 पार्ट्स में आता था वो। मैराथन इज बेनिफिशियल फॉर यू कि वन शॉट्स आर बेनिफिशियल फॉर यू, क्या आपको लगता है, ठीक है। ये आप मेरे को जरा सा कमेंट सेक्शन पे बताना। एंड ऑल्सो मुझे एक चीज और बताना, आई एम प्लानिंग दिस टाइम कि मैं अपने पास जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं उनका एक वीडियो लेकर आऊं। आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस सेशन तो आएगा, फॉर श्योर आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम प्लानिंग दिस टाइम कि हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को भी कवर करें। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आप चाहते हो कि हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को कवर करें कि ना करें, ठीक है। चलिए, इसके बाद टीसीएस के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है। टीसीएस में हमारा जो ये सेक्शन 286(1) हुआ करता था, इसमें टिम्बर में और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में टीसीएस का रेट चेंज हुआ है। पहले ये टीसीएस का रेट 2.5% हुआ करता था, अब ये 2% हो गया। तो टिम्बर के केस में आपका जो ये रेट है वो कितना कर दिया गया है, वो रेट आपका 2% कर दिया। तो अगर आप टिम्बर खरीद रहे हो तो आप टिम्बर का तो पैसा दोगे ही, साथ के साथ 2% का आप टीसीएस भी दोगे, 2% का आप टीसीएस भी दोगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन था एक मोटर कार का, कि अगर आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ी खरीदी है तो वहां पर आपको 1% का टीसीएस देना पड़ता है। तो फाइनेंस एक्ट 2024 ने कहा था कि जो लग्जरी गुड्स होंगे उनके ऊपर भी ये प्रोविजन लगेगा कि अगर आपने लग्जरी गुड्स खरीदे हैं और उनकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा की है तो वहां पर भी हम टीसीएस के प्रोविजंस लेकर आएंगे। तो पहले ये लग्जरी गुड्स जो थे वो सरकार ने नोटिफाई नहीं करे थे, अब ये लग्जरी गुड्स सरकार ने नोटिफाई कर दिए हैं। तो ये लग्जरी गुड्स अपने पास क्या है, जैसे आप रिस्ट वॉचेस खरीद रहे हो, 10 लाख रुपए से ज्यादा की कोई रिस्ट वॉच है, जैसे रोलेक्स टाइप की रिस्ट वॉच है, ठीक है, या आपकी डायमंड स्टडेड रिस्ट वॉच है, गोल्ड रिस्ट वॉच है, जिनकी ऑब्वियसली कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा की होगी, तो वहां पर आपको 1% का टीसीएस देना पड़ेगा। कोई भी एंटीक्स खरीद रहे हो, पेंटिंग्स खरीद रहे हो, स्कल्पचर्स खरीद रहे हो, कोई भी कलेक्टेबल आइटम खरीद रहे हो, जैसे पुराने जमाने के कोई कॉइन्स हो सकते हैं, स्टैम्प्स हो सकती हैं, यॉट खरीद रहे हो, बोट खरीद रहे हो, हेलीकॉप्टर्स खरीद रहे हो, सन ग्लासेस खरीद रहे हो, हैंडबैग और पर्सेस खरीद रहे हो, महंगे महंगे आते हैं, पेयर ऑफ शूज खरीद रहे हो, लाखों में आने लग गए शूज तो अब, स्पोर्ट्स वियर खरीद रहे हो, गोल्फ किट खरीद रहे हो, होम थिएटर खरीद रहे हो, हॉर्सेस खरीद रहे हो जो कि आप यूज करोगे रेसिंग और पोलो के अंदर,
अगर आपने ये आइटम खरीदे हैं कार के अलावा, कार पे तो लग ही रहा था, जब कार की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा थी तो 1% का टीसीएस तो लग ही रहा था। अब कार के अलावा ये नोटिफाइड गुड्स भी अगर आप खरीदोगे 10 लाख से ज्यादा, तो वहां पर 1% का क्या लगेगा सर? वहां पर 1% का टीसीएस लगेगा। इसके बाद टीसीएस के अंदर जो अगला टॉपिक आता है, ओवरसीज रेमिटेंस एंड ओवरसीज टूर पैकेज, यहां पर चेंज आ गया है। पहले यहां पर आपके पास 7 लाख रुपए की लिमिट हुआ करती थी कि 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी रेमिटेंस है तो वहां पर कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा, लेकिन 7 लाख रुपए से ज्यादा की रेमिटेंस करोगे तो वहां पे टीसीएस लगेगा। यहां पर सरकार ने थोड़ा सा लिबर्टी दे दिया है, 7 लाख की लिमिट को कितना कर दिया है? 7 लाख की लिमिट को 10 लाख कर दिया। 7 लाख की लिमिट को अब कितना कर दिया है? 10 लाख कर दिया है। एक और चेंज कर दिया है, पहले आप क्या करते थे, इंडिया में एजुकेशन लोन लेते थे और उस लोन के पैसे से विदेश में एजुकेशन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने विदेश के किसी कॉलेज में एडमिशन लिया और उसके लिए आपने इंडिया से लोन लिया, उस विदेश की कॉलेज की फीस भरने के लिए आपने इंडिया से लोन लिया, तो उस लोन से जब विदेश की कॉलेज फीस भरी जाती थी तो 0.5% का टीसीएस लगा करता था। अब सरकार ने वो टीसीएस हटा दिया। तो दो चेंज कर दिए कि अगर लोन आपने लिया है विदेश में पढ़ने के लिए, विदेश में पढ़ने के लिए, परसुइंग द एजुकेशन, विदेश में पढ़ने के लिए अगर आपने इंडिया में लोन लिया है तो उसमें से जो रेमिटेंस होगी, वो जो पैसा दिया जाएगा, आपकी कॉलेज फीस दी जाएगी, वहां पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। उसके अलावा पहले ये लिमिट 7 लाख की हुआ करती थी और वो बढ़ाकर अब सरकार ने कितनी कर दी? 10 लाख। मतलब अगर आपने इंडिया के बाहर 10 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा भेजा एजुकेशन के लिए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो 5% का टीसीएस लगेगा, और अदर पर्पसेस के लिए भेजा तो 20% का टीसीएस लगेगा। और अगर आपने इंडिया में लोन लिया है विदेश में एजुकेशन करने के लिए, लोन का पैसा जब यूज होगा फॉरेन की एजुकेशन फीस को पे करने के लिए, तो वहां पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज लेते हो, विदेश में घूमने जा रहे हो, कभी सिंगापुर, कभी मलेशिया, कभी हांगकांग, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी लंदन, तो आपका साल भर में अगर 7 लाख रुपए तक का खर्चा था तो 5% लगता था, 7 लाख के ऊपर खर्चा हो रहा था तो 20% लगता था। इस लिमिट को रिवाइज कर दिया, 10 लाख कर दिया। मतलब 10 लाख रुपए तक का खर्चा हो रहा है साल पे तो 5% का टीसीएस, 10 लाख से ज्यादा हो रहा है तो 20%। तो जैसे मान लो ड्यूरिंग द ईयर, जैसे मान लो ड्यूरिंग द ईयर आपने ओवरसीज जो टूर पैकेज लिए, ड्यूरिंग द ईयर आपने ओवरसीज जो टूर पैकेज लिए, मान लो जी वो 15 लाख के लिए, तो क्या होगा? आपको 10 लाख पे आपको 5% का टीसीएस लगेगा और बचे हुए 5 लाख पे आपको 20% का टीसीएस लगेगा। तो पहले 10 लाख पे 5%, 10 लाख के ऊपर जो होगा वो आपके पास कितना लगेगा? 20% लगेगा। ठीक है, तो यहां पर बस लिमिट्स बदली हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदला, कॉन्सेप्ट इज सेम, बस लिमिट बदल दी है। पहले जो लिमिट 7 लाख की थी वो लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया राजा? वो लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। यहां पर भी लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, जो पहले 7 लाख हुआ करता था। ठीक है, अच्छा, एक अच्छा काम ये हुआ है कि हमारे पास टीसीएस में एक सेक्शन हुआ करता था 286(1)H, जो कॉन्ट्राडिक्ट करा करता था टीडीएस के सेक्शन 194Q के साथ। टीडीएस के सेक्शन 194Q के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करा करता था। सरकार ने क्या कर दिया है, टीसीएस का जो सेक्शन है ना 286(1)H, उसे हटा दिया है, मतलब डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले आपके पास, जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हम क्या पढ़ा करते थे, जैसे मान लो मिस्टर जे हैं, इन्होंने गुड्स बेचे हैं, इन्होंने सेल करे हैं गुड्स 50 लाख रुपए से ज्यादा के, लेट से मिस्टर एस को। मिस्टर जे कौन है? मिस्टर जे अपने पास सेलर हैं, और मिस्टर एस यहां पर कौन है सर? मिस्टर एस यहां पर बायर है। तो सर सेलर अगर पिछले साल का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा का है और मिस्टर एस का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का है, तो यहां पर क्या होता था, यहां पर सेलर के ऊपर सेक्शन 286(1)H लगता था और यहां पर बायर के ऊपर सेक्शन 194Q लगता था। बायर के ऊपर सेक्शन 194Q लगता था, तो दो सेक्शन लगते थे। तो कॉन्ट्राडिक्शन में बोला जाता था कि 286(1)H प्रिवेल नहीं करेगा, 194Q प्रिवेल करेगा।
जब ये दोनों सेक्शन लग रहे होते थे, 286 1H भी लग रहा होता था और 194Q भी लग रहा होता था, तो 286 1H प्रिवेल नहीं करता था, 194Q प्रिवेल करता था। तो सर यहां पर बड़ा सारा रायता था, एक ही ट्रांजैक्शन पे दो दो जगह पे सेक्शंस लगते थे। तो सरकार ने कंप्लायंस को इजी करने के लिए क्या कर दिया, सरकार ने कंप्लायंस को इजी करने के लिए 286 1H को हटा दिया। 286 1H फाइनेंस एक्ट 25 से पहले लगा करता था, फाइनेंस एक्ट 25 के बाद ये ओमिट हो गया। 194Q पहले भी लगता था, आज भी लगता है, आज भी लगता है। पहले क्या होता था, हमें टीडीएस और टीसीएस की दोनों की कंप्लायंस देखनी पड़ती थी, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता था। सरकार ने ये कंप्लायंस को इजी करने के लिए, सेक्शन 286 1H हटा दिया है। केवल और केवल एक ही सेक्शन अब आपके पास रह गया, 194Q। इन शॉर्ट 286 1H अब हट चुका है। इन शॉर्ट आपका सेक्शन 1 कम हो गया, सिलेबस में से सेक्शन 1 आपका कम हो गया, 286 1H आपका हट गया है। चलिए अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 8 रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम में एक आपका छोटा सा अमेंडमेंट आया है, सेक्शन 139 क्लॉज 8A के अंदर। यहां पर हम अपडेटेड रिटर्न की बात करते हैं। आपको मैंने अपडेटेड रिटर्न के बारे में बताया था। अपडेटेड रिटर्न क्या है सर? सर मान लीजिए आपने पहले अपनी कोई रिटर्न फाइल करी थी और उस रिटर्न में आपने अपनी इनकम या तो कम डिस्क्लोज करी थी, जिसकी वजह से आपने टैक्सेस कम दिए थे, या फिर आपने लॉसेस ज्यादा क्लेम कर लिए थे, जिसकी वजह से आपने टैक्सेस कम दिए थे। अब आपको रातों को ना नींद है, ना दिन को चैन है, ना दिल में करार है। आपको लग रहा है कि कभी भी नोटिस आ जाएगी, तो आप उस नोटिस से बचने के लिए क्या कर सकते हो, अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर रिटर्न को रिवाइज करने का टाइम निकल चुका है, या फिर सर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी थी और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम निकल चुका है, तो सरकार आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका देती है, जिससे आप गवर्नमेंट को टैक्सेस का पैसा दे दो। अपडेटेड रिटर्न में आपका अल्टीमेटली टैक्स गवर्नमेंट को देना निकलना चाहिए, या तो रिफंड की अमाउंट कम होनी चाहिए, या टैक्स आपका जो पेबल है वो इंक्रीज होना चाहिए। रिफंड की अमाउंट डिक्रीज होनी चाहिए, या फिर टैक्स पेबल आपका इंक्रीज होना चाहिए। अगर आपको पास बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम और रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम निकल चुका है, यानी कि 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर निकल चुकी है। बिलेटेड रिटर्न कब तक भर सकते हैं? 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक। रिवाइज रिटर्न कब तक भर सकते हैं? 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक। तो बिलेटेड रिटर्न का टाइम निकल चुका है, रिवाइज रिटर्न का टाइम निकल चुका है, और ये दोनों टाइम निकल जाने के बाद आपको एहसास हो रहा है कि आपको टैक्सेस ज्यादा देने चाहिए थे पर आपने कम दिए हैं, या फिर आपका रिफंड कम होना चाहिए था पर आपने ज्यादा रिफंड ले लिया है। तो आपको दिन में चैन नहीं है, रात को करार नहीं है, आपको चाहिए सुकून की नींद। तो आप क्या करो सर, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दो। ये अपडेटेड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते थे? अर्लियर पहले क्या हुआ करता था, जिस ईयर आपका असेसमेंट ईयर एंड होगा वहां से 24 महीने तक आप फाइल कर सकते थे। एंड ऑफ असेसमेंट ईयर से आप 24 महीने तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे। एंड ऑफ असेसमेंट ईयर से अगर आप 1 साल तक फाइल करते थे तो आपको 25% का एडिशनल टैक्स देना पड़ता था, और अगर 2 साल के अंदर फाइल करते थे तो आपको 50% का एडिशनल टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने अब ये 24 महीने का जो टाइम है ना, ये 24 महीने का टाइम जो है इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 48 मंथ कर दिया है। 48 मंथ कर दिया है। इसको क्या कर दिया है? 48 मंथ कर दिया है। अगर आपने अपने पास रिटर्न फाइल नहीं करी, या फिर बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का जो टाइम है, या फिर रिवाइज रिटर्न फाइल करने का जो टाइम है वो निकल चुका है, और आपने टैक्सेस कम पे करे थे जबकि ज्यादा होने चाहिए थे, या फिर रिफंड कम होना चाहिए था लेकिन आपने ज्यादा ले लिया है, तो आप गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा दे सकते हो। पहले अपडेटेड रिटर्न फाइल होती थी 24 महीने तक, अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो 48 महीने तक। अब मेरी बात सुनिएगा, जैसे मान लीजिए ये प्रीवियस ईयर आपका 25-26 है,
प्रीवियस ईयर 25-26 है। यहां पर आपकी कोई रिटर्न फाइलिंग डेट रही होगी, यहां पर आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट रही होगी, या तो रिटर्न फाइलिंग डेट 31 जुलाई की रही होगी, या तो रिटर्न फाइलिंग डेट 31 अक्टूबर की रही होगी। आप बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते थे? 31 दिसंबर तक कर सकते थे। रिवाइज रिटर्न कब तक फाइल कर सकते थे? 31 दिसंबर तक कर सकते थे। सर ये डेट निकल गई है, 31 दिसंबर निकल गई है, 31 दिसंबर निकल गई है, मतलब बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम जा चुका है, रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम जा चुका है। तो अब आप अपनी रिटर्न को क्या करते हो? अपडेट करते हो। पहले आपको कितना समय मिलता था? पहले आपको असेसमेंट ईयर के एंड से 24 महीने का समय मिलता था। पहले आपको असेसमेंट ईयर के एंड से 24 महीने का टाइम मिलता था। अगर आप असेसमेंट ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर अपडेटेड रिटर्न भर देते थे, तो जो भी आपका टैक्स और इंटरेस्ट होता था उसका 25% आपको और देना पड़ता था। तो जैसे अगर आपका टैक्स बनता है मान लो 1 लाख रुपए और आपका इंटरेस्ट बनता है मान लो 12,000 रुपए, तो 1,12,000 रुपए आपको देने हैं। आप इसमें 25% ऐड करके देते थे सरकार को। अपनी गलती का आप क्या देते थे? हर्जाना देते थे। तो आपको 25% का एडिशनल टैक्स देना होता था। अगर आपने असेसमेंट ईयर के एंड से 1 साल के बाद पैसा दिया, 1 साल के बाद पैसा दिया और 2 साल के अंदर दिया, 1 साल के बाद दिया और 2 साल के अंदर दिया, तो आपको 50% का एडिशनल टैक्स देना पड़ता था। तो पहले 24 महीने का ही ऑप्शन था। अब सरकार ने कितना ऑप्शन कर दिया? अब सरकार ने 4 साल का ऑप्शन कर दिया, 48 ईयर का ऑप्शन कर दिया। सरकार कहती है असेसमेंट ईयर के एंड से अगर 2 साल के बाद आप अपडेटेड रिटर्न भरोगे तो 60% का आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, और असेसमेंट ईयर के एंड से 3 साल के बाद भरोगे तो आपको 70% का एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, आपको पता है आपसे गलती हुई है, आप अपनी गलती सुधारना चाहते हो, क्योंकि आपने अपनी गलती नहीं सुधारी तो आपको पता है इनकम टैक्स वाले आपसे 100% तक पेनल्टी ले सकते हैं, प्लस प्रोसिक्यूशन की तलवार तो आपके ऊपर अलग से लटकती ही है। तो आप इससे बच सकते हो अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते हो। याद रखना, अपडेटेड रिटर्न फाइल करके आप अपना लॉस इंक्रीज नहीं कर सकते, अपडेटेड रिटर्न फाइल करके आप अपना टैक्स पेबल कम नहीं कर सकते, अपडेटेड रिटर्न फाइल करके आप अपना रिफंड इंक्रीज नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है जब आपको टैक्स पेबल बढ़ाना है, अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है जब आपको लॉस घटाना है, अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है जब आपको रिफंड घटाना है। इन शॉर्ट, आपको गवर्नमेंट को पैसा देना है। तो जो आपकी बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेट है और जो आपकी रिवाइज रिटर्न फाइल करने की डेट है, वो डेट अगर निकल चुकी है तो असेसमेंट ईयर के एंड से पहले 24 महीने तक, अर्लियर 24 महीने तक आपकी अपडेटेड रिटर्न जाती थी। अब इसको सरकार ने कितना कर दिया है मालिक? इसको सरकार ने अब कर दिया है अपने पास 48 मंथ्स। अब इसको सरकार ने अपने पास कितना कर दिया? इसको सरकार ने कर दिया 48 मंथ्स तक कर सकते हो। असेसमेंट ईयर के 1 साल के अंदर अंदर भर दोगे तो 25% का एडिशनल टैक्स, असेसमेंट ईयर के एंड से 2 साल तक भर दोगे तो 50% का टैक्स एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर के एंड से 3 साल तक भरते हो तो 60% का एडिशनल टैक्स, असेसमेंट ईयर के एंड से 4 इयर्स तक भरते हो तो 70% का एडिशनल टैक्स आपको पे करना। तो ये पॉइंट नया ऐड हुआ है अपडेटेड रिटर्न के अंदर। अदर देन दैट आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसके अलावा एक और छोटी सी अमेंडमेंट है, वो काम की नहीं लगती मेरे को। एक सेक्शन था 139 AA करके, जहां पर वो आधार वधार की बात होती है कि आपको कब तक अपना आधार अपडेट करना है। तो इसमें ऐसा है कि अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक अगर आपने अपना आधार लिंक नहीं किया है, तो ऐसे केस में आपका जो पैन है वो इनएक्टिव हो गया है। ऐसे केस में आपका पैन जो है उसे क्या कर दिया गया है? इनएक्टिव कर दिया गया। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है कि जिन लोगों ने 31 दिसंबर 2025 तक अपना आधार लिंक नहीं किया, उनका पैन क्या हो जाएगा? उनका पैन इनएक्टिव हो गया। एक ये छोटा सा पॉइंट और है,
मुझे नहीं लगता कि उतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने शीट में नहीं डाला। अदर देन दैट हमने सारी की सारी अमेंडमेंट्स जो इंटर लेवल पे आपके काम की थी उन्हें हमने कर लिया है बिल्कुल ही समराइज तरीके से। जहां जहां एग्जाम्पल देने की जरूरत थी वहां पे विद एग्जाम्पल हमने मालिक इसको कर लिया है। आई होप आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक बार कमेंट सेक्शन पे जरूर से कमेंट करके बताना आपको वन शॉट चाहिए कि मैराथन चाहिए। ठीक है, वन शॉट चाहिए कि मैराथन चाहिए ये आप मुझे बता दीजिएगा, फिर हम उसी के हिसाब से आप लोग के जो रिविजन्स हैं फॉर मे 2026 उन्हें प्लान कर लेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे बेटा।